वेलकम टू फिज़िक्स है बोर्ड। आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का सेकेंड वीडियो करने जा रहे हैं, मीन्स सेकेंड लेक्चर। आज हम लोग देख रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी के सेकेंड डायमेंशन के डिटेल को। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी के सेकेंड डायमेंशन यानी 2D। ओके, सो अगर आप पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे तो वहाँ हमने एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी थी कि ये वेलोसिटी क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्यों हमें उसे समझकर बनाना चाहिए। तो हमने कर दिया था क्लियर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और एनी पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम। ओके, और मीडियम भी हमने बता दिया था कि मीडियम क्या क्या है आपका। ओके, मीडियम क्या था आपका? सो वेलोसिटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, इतना हम ज़्यादा नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे हम लोग लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द एनी गिवन मीडियम and velocity of the medium with respect to ground। ओके, सो याद रखिएगा रिजल्टेंट हमारा दिए हुए ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आपको लिखना है, यानी रिजल्टेंट में ऑब्जेक्ट का वेक्टर लेना है और वो वेलोसिटी वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में रहता है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रहता है। क्लियर है? और ये हमारी एक्चुअल रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद द मीडियम। सो ये हमारी एक्चुअली वी रिलेटिव है, रिलेटिव वेलोसिटी यही है। नाउ हमने एक चीज़ कह दिया था कि ये चीज़ माइंड में क्लियर कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट ग्राउंड, ऑब्जेक्ट विथ मीडियम, मीडियम विथ ग्राउंड, यानी ऑब्जेक्ट से चला ग्राउंड तक पहुंचा लेकिन ऑब्जेक्ट को मीडियम के थ्रू और मीडियम को फिर ग्राउंड के थ्रू देखना रहता है हमें। सो ये एक जनरल फॉर्मेट है। इस जनरल फॉर्मेट में हमने ये भी पिछले वीडियो में बता दिया था कि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है और मीडियम भी उससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। मीडियम में एक चीज़ ध्यान रखना था कि मीडियम ऑलवेज मूविंग रहता है, जो चल रहा होता है, जैसे ट्रेन, जैसे रिवर, रिवर में बहाव होता है, जैसे विंड, एयर और विंड। ओके, जैसे स्केलेटर, जो सीढ़ियाँ ऐसे ऑटोमेटिकली चढ़ती रहती हैं, उसमें भी मूवमेंट रहता है। उसी तरह और भी केसेस हो सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा, या फिर रनिंग कोई पर्सन या वॉकिंग पर्सन, रनिंग या मूविंग पर्सन, मूविंग लिखिए, मूविंग कोई भी पर्सन या मूविंग ऑब्जेक्ट, हम पर्सन ही लिखते हैं। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो जाएगा? ट्रेन के केस में कोई आदमी होगा, पर्सन होगा, बॉय होगा, गर्ल होगा, कोई भी हो सकता है। रिवर के केस में ज़्यादातर हम बोट का केस लेके चलते हैं, बोट हो, बोटमैन हो, फिशरमैन हो, कोई भी हो, कोई भी उसमें ले सकते हैं। एयर और विंड के केस में ज़्यादातर एरोप्लेन होता है। सो एरोप्लेन और एयर एक जैसा ए वर्ड से शुरू हो रहा है, सॉरी ए लेटर से शुरू हो रहा है, देयरफॉर हम विंड का ही केस लेंगे एरोप्लेन के साथ। स्केलेटर में ज़्यादातर कोई भी पर्सन हो सकता है। तो इन चीज़ों को अगर आप एक बार समझ लिए, और यहाँ पर क्या हो सकता है, मूविंग पर्सन और कार जब चल रही होती है उस केस में रेन होता है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट एक बार आप क्लियर कर लीजिए, मीडियम क्लियर कर लीजिए, फिर आप जनरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें या तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हैं या फिर आप किसको यूज़ करते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, यानी वेक्टर के रूल्स इसमें लागू होते हैं। अगर देखिए तो हमारा रिजल्टेंट ऑलवेज ये रहना चाहिए, तो उस हिसाब से आप देखिए रिजल्टेंट आपका कौन हो जाएगा, ये VOG यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये दो एडिशन में रहना चाहिए। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम एंड वेलोसिटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ये चीज़ अगर आप फॉलो करा लेते हैं
चाहे वो उसको पैरेललोग्राम लॉ में भी लेके जाएंगे तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा आपका, और रिजल्टेंट हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हो जाएगा आपका क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, और ये रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ग्राउंड ना हर बार हम यूज़ नहीं करते हम अपने पर्सनली, ठीक है, और ये कॉमा भी हम बार बार नहीं यूज़ करते हैं। सो एक तो टाइम कंज्यूमिंग है और कन्फ्यूज़न भी हो जाता है मुझे कि अरे बार बार ग्राउंड को छूट तो नहीं गया, इन सब चीज़ों की वजह से। सो आज हम एक स्पेशल केस देखेंगे और आप उसको सब में जनरलाइज कर सकते हैं। वो केस एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो उसको आप सभी में जनरलाइज कर सकते हैं। हम आज का केस देखेंगे बोट एंड रिवर का केस, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसमें हम 2-3 आपको सिचुएशन बताते हैं, उसके बाद हम फिर उसकी डिटेल्स करेंगे। आइए सिचुएशन पहले समझिए। सिचुएशन क्या है हमारा? सिचुएशन ये है कि किसी बोट को आपने रिवर में डाला है और उस रिवर में वाटर फ्लोइंग है, यानी वो एक बहाव है। तो उसके लिए हम 3 केसेस को लेंगे। आपको तीनों केसेस हम समझा देंगे, लेकिन हम किसी एक को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए पहला केस देखते हैं आपको। पहला केस ये है कि एक रिवर का फ्लो हो रहा है और ये उनके बैंक्स है। कौन? ये दोनों बैंक्स हैं। मान लीजिए किसी पॉइंट O से आपको अपोजिट पॉइंट B पर जाना है, ठीक है। सो या तो इस केस में जब रिवर का फ्लो इधर है तो आप अगर इधर से चलना शुरू करेंगे तो आप ऐसे भाग जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो आपको क्या होगा, अपोजिट पॉइंट पर पहुंचने के लिए खुद को इधर प्रोजेक्ट करना पड़ जाएगा। जब आप इधर प्रोजेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये रिवर का बहाव लेकर यहाँ तक चला जाएगा। ओके, सो ये जो है आपका अपने आप को इधर आप शिफ्ट कर रहे हैं, किसी पॉइंट A पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं खुद को, और वहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको ये लेकर चला जा रहा है, ठीक है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ बोट, ये बोट लेकर जा रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ बोट होगा। लेकिन क्या यही केस हर बार होगा? हाँ, इसको आप चाहें तो पैरेललोग्राम लॉ से भी देख सकते हैं। इधर भी तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इस बैंक पर भी तो वही है जो यहाँ आपने लिया था। सो क्या है, अगर आप इसको पैरेलली कर देते हैं तो देख लीजिए, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और उसका ये रिजल्टेंट निकल गया। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल, ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है उसका कनेक्शन हम किससे कर रहे हैं, जो वर्टिकल लाइन है जो y के डायरेक्शन में है उसके साथ एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं हम, ये, ठीक है। आप चाहे तो आप इंडिपेंडेंट है, आप हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं। दूसरा, इसी का दूसरा सिचुएशन देखिए, इसी का दूसरा सिचुएशन। मान लीजिए ये रिवर का फ्लो है, ये रिवर का फ्लो है, और आप एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट O से शुरू करके B पर नहीं पहुंचना है डायरेक्ट, बल्कि ये B थोड़ा शिफ्टेड है, एग्जैक्ट यहाँ नहीं है। मान लेते हैं ये O डैश है, एग्जैक्ट अपोजिट, B इस बार यहाँ है, और रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में आपको फिर से चलना पड़ेगा। कहाँ आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप को A पर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ये, ठीक है। और ये रहा आपका ये। सो आप देख लीजिए, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये VBR है, और देयरफॉर ये रिजल्टेंट होना चाहिए उसका, ठीक है। आप देख लीजिए दोनों केस में आप रिवर के फ्लो के अपोजिट जा रहे हैं, रिवर के फ्लो के अपोजिट जा रहे हैं। लेकिन क्या हर बार यही सिचुएशन रहेगा? चेंज भी तो हो सकता है, रिवर के डायरेक्शन में भी तो जा सकते हैं। तो तीसरा सिचुएशन देखिए, तीसरा सिचुएशन में क्या है कि O से शुरू किया, अपोजिट एग्जैक्टली O डैश है, पहुंचना था हमें कहाँ पे, इस पॉइंट B पे, ओके। सो पहुंचना है, अगर डायरेक्ट इसी के सामने से हम अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे तो हम क्या पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, वो हमें आगे बढ़ा देगा। तो हम थोड़ा पीछे की तरफ अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे, ओके, यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लेंगे। दिस इज़ A। अब आप देखिए, ये हमारा जो प्रोजेक्शन के हिसाब से VBR है, ये VR है, और ये VB है, ओके।
जब भी लगे कि गलत लिख दिया है तो आपको कर लेना। यहाँ पर मुझे स्लिप ऑफ माइंड हुआ और हमने गलत लिख दिया है। एक्चुअली ये हमारा रिजल्टेंट है, क्योंकि हमें वहाँ तक अभी पहुँचना है। देख लीजिए, हर केस में जो फाइनली हमें जहाँ तक पहुँचना था वही हमारा रिजल्टेंट है। देख लीजिए, यहाँ भी फाइनली जिस पॉइंट तक पहुँचना था वही हमारा रिजल्टेंट है। सो फाइनली जिस पॉइंट तक पहुँचना है वही हमारा रिजल्टेंट है, और वही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होनी चाहिए। देयरफॉर ये क्या हो गया, VBR हो गया। अब कंफर्म कर लीजिए एक बार। हाँ, एंगल का जहाँ तक मामला है, आप किसी को भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे आप चूज़ करते हैं, आप चाहे तो हॉरिजेंटल एक्सिस से भी ले सकते हैं, आप चाहे तो वर्टिकल एक्सिस से भी ले सकते हैं। वर्टिकल एक्सिस से ये हो गया है VBR तक लेना है आपको, या तो आप हॉरिजेंटल एक्सिस से ले लीजिए या वर्टिकल एक्सिस से ले लीजिए। यह इस केस में भी देख लीजिए, आप चाहें तो, ठीक है। जैसे ही कभी ये लिखने में VBR, VB, VR इस तरह का कोई भी केस लिखने में आपको प्रॉब्लम हो, याद रखिएगा कि रिजल्टेंट जो है वो ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, और जिस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होनी चाहिए, सो दैट कि वो वहां पहुंच जाए। ठीक है। नाउ आप चाहते हैं तो ये थीटा या फिर हॉरिजेंटल के साथ आप एंगल ले सकते हैं। सो ये 3 सिचुएशन मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं सिर्फ एक डील करूंगा। आप चाहें जिसको भी लेके चाहें डील करें, आप वर्टिकल एक्सिस के साथ उसका एंगल ले लें या हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एंगल ले लें। सिर्फ इतना ही फर्क आएगा कि अगर किसी एक में साइन के टर्म में रिजल्ट आ रहा था तो दूसरे में कॉस के टर्म में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट पर ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक है। सो हम ये वाला पहला सिचुएशन हम यूज़ करेंगे। आइए हम इन सबको वाइप आउट करते हैं और पहले सिचुएशन को पूरी डिटेल्स में देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स के सारे टॉपिक्स। शर्त यही है कि आप उसके बेसिक्स पर बिल्कुल टिके रहिए। बेसिक्स को एक बार छोड़ेंगे आपकी सारी की सारी फिजिक्स ख़राब हो जाएगी। ये जस्ट लाइक फॉर्मूला नहीं होता है। शुरू में ही आपने वेक्टर में एक बात समझ लिया था कि वेक्टर के अपने रूल्स हैं, वो किसी दूसरे के रूल को फॉलो नहीं करता है। देयरफॉर वेक्टर के रूल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो हम इस बार फिगर इधर हम बना लेते हैं, सो दैट कि हमें उधर कैलकुलेशन करना है। मान लीजिए ये हमारा रिवर है, ओके, ये रिवर के बैंक हैं, सॉरी, और ये जा रहा है हमारा रिवर का वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, पहला केस ले रहे हैं हम, जो पहला अभी सिचुएशन आपको बताए थे। ये वाटर का फ्लो है, कोई पर्टिकुलर पर्सन पॉइंट O से यहाँ एग्जैक्टली पॉइंट B पर आना चाह रहा है। ओके, सो अगर इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा तो वाटर तो उसको बहाकर इधर की तरफ ले जाएगा। सो वो किधर ट्राई करेगा, अपने आप को थोड़ा B से अवे, चूँकि ये वाटर के फ्लो का डायरेक्शन, रिवर के फ्लो का डायरेक्शन ये है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में खुद को वो ले जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, ले जा रहा है तो इसकी जो बोट की जो क्या है, ये बोट का जो बहाव है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रिवर पर डिपेंड कर रहा है, रिवर के बहाव पे डिपेंड कर रहा है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, यहाँ लीजिए सब बराबर है, और ये रिजल्टेंट होगा हमारा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। अभी हम इस फिगर में ग्राउंड लिख दे रहे हैं, लेकिन हम फिर उसको हटा लेंगे। अब देखिए क्या है प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लैंग्वेज का फर्क पड़ सकता है। जैसे VBR लिखा हुआ है, अगर वेक्टर के फॉर्म में ही लेते हैं तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, ये क्लेरिफाई करने के लिए हम सिर्फ लिख दे रहे हैं स्टिल वाटर। ओके, उसी तरह जैसे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इसको हम लोग सिंपली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं बोल के या रिलेटिव टू ग्राउंड नहीं बोलकर एब्सोलूट वेलोसिटी ऑफ बोट भी बोल सकते हैं। ठीक है,
अक्सर क्वेश्चन में ऐसा रहता है, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया है। और उसी तरह वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को भी हम लोग एब्सोलूट वेलोसिटी ऑफ रिवर भी बोल सकते हैं। सो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी या स्टेटमेंट यूज़ होता है, देयरफॉर इनको दिमाग में रखिएगा। एब्सोलूट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एज एब्सोलूट वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और ये हर जगह आप जनरलाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोट के केस में, ये हर जगह, मतलब एरोप्लेन, विंड के केस में, एस्केलेटर पर्सन के केस में, रेन और किसी पर्सन के केस में, सब जगह इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं। अब आइए इस सिचुएशन को हम लोग अच्छे से समझें। हम सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं, हम उस सबको हटा रहे हैं, ग्राउंड वाला जो भी है इनको हम वाइप आउट कर रहे हैं, ग्राउंड हटा रहे हैं। ओके, अब आप देखिए हमको कितनी दूरी आनी पड़ी इधर, ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। और अगर हम मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ जाना चाहें तो हमको तो इस रास्ते पर जाना ही पड़ेगा। हम इसको एस नाम देना चाहते हैं, ठीक है। ये जो हमारी डिस्टेंस है, एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट है एक तरह की, ठीक है। और ये एक्स मान लिया है हमने, और हम चाहते हैं कि हम विड्थ कितना मान लें, इसका डी मान लें, रिवर की विड्थ डी मान लें, और जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है वहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगी बी की तरफ वो एक्स मान लें, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है जो इसको और इसको अटैच कर रही है उसे एस मान लें। एंगल हम कितना मान लेते हैं, वर्टिकल के साथ हम एंगल मान रहे हैं, आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल के साथ भी लेकर बना सकते हैं, हमने वर्टिकल के साथ बनाया है। सो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का हमने एंगल वर्टिकल के साथ लिया है। हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो इस फॉर्मेट में है, यहाँ पर हमने अटैच किया हुआ है, कहाँ पे, इस पॉइंट ओ पे अटैच किया हुआ है। नाउ अब आप देख लीजिए, हमने शुरू से ही कहा है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, बोट है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, ग्राउंड मैं नहीं लिख रहा हूँ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। मीडियम क्या है, आर है, मैं कॉमा नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, और प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं वो भी नहीं दे रहा हूँ, ग्राउंड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्टेंट तो आपको पता है, मैंने बता ही दिया है पहले केस में। आइए अब हमको तोड़ना होगा, सेपरेट करना होगा, क्यों 2D बोलते हैं वो अब क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अलोंग वाई डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अलोंग एक्स डायरेक्शन। सो अलोंग एक्स डायरेक्शन हम सबसे पहले लिखना चाहते हैं, अलोंग एक्स डायरेक्शन। ये केस देख लीजिए, अलोंग एक्स डायरेक्शन जब आप लिखेंगे तो इस कंपोनेंट को हम यहाँ पर नीचे में तोड़ दे रहे हैं। ये हमारा सिचुएशन है वी बी आर का, दिस इज़ वी बी आर एंड दिस इज़ थीटा। तो वाई के डायरेक्शन में कितना हो गया, वी बी आर कॉस थीटा हो गया इस बार, और एक्स के डायरेक्शन में कितना हो गया, वी बी आर साइन थीटा। किधर गया है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। देयरफॉर वी बी एक्स मैग्नीट्यूड के हिसाब से इज़ वी बी आर इज़ माइनस वी बी आर साइन थीटा। क्यों माइनस, क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। वी बी आर साइन थीटा प्लस वी आर तो पॉजिटिव है, देयरफॉर दिस इज वी आर। सो इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ये पहला आ गया हमारा एक्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब वाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल रहे हैं अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में जैसे ही जाएंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, वी बी वाई। वी बी वाई में देख लीजिए, वाई के डायरेक्शन में हमारा कितना है, वी बी आर कॉस थीटा है, पॉजिटिव है, और वाई के डायरेक्शन में रिवर की डायरेक्शन ये वी आर है, एक्स के डायरेक्शन में ये 90 डिग्री वी आर है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, वी आर कॉस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 0। सो फाइनली वी बी आर कॉस थीटा हमारा ये रिजल्ट है। ये दो चीज़ निकल गई। अब हमें टाइम निकालना है जो क्रॉस करे, तो किधर जा रहा है, वाई के डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, डिस्टेंस कवर कर रहा है। देयरफॉर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर टाइमिंग हमको निकालनी है, टाइमिंग इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि हमारा डिस्टेंस भी तो वाई डायरेक्शन में है,
देयरफॉर दिस इज डी डिवाइडेड बाय वी बी आर कॉस थीटा। ओके, देयरफॉर ये हमारा रिजल्ट आ गया टाइमिंग का। टाइमिंग इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। नाउ हम चाहते हैं ये एक्स, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट भी कहते हैं, ये ड्रिफ्ट कहलाता है। ड्रिफ्ट क्यों? क्योंकि आपने दिए हुए टारगेट से अपने आप को उतना दूर अलग रखा है, दूर प्रोजेक्ट किया है। देयरफॉर ये एक्स के डायरेक्शन में है, तो अगर हमको एक्स निकालना होगा तो वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, दैट इज वी बी एक्स मल्टीप्लाई द टाइम। सो वी बी एक्स हमारा कितना हमने निकाला हुआ है, देख लीजिए, दिस इज वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, एंड टाइम कितना निकाला हुआ है, दैट इज डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका ड्रिफ्ट निकल गया है। याद रखिएगा, आपने अगर एंगल चेंज कर लिया, हमने वर्टिकल के साथ लिया है, अगर आप हॉरिजेंटल के साथ लोगे तो साइन थीटा की जगह पर हो सकता है कॉस थीटा आ जाए, और कॉस थीटा की जगह पर हो सकता है साइन थीटा आ जाए। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ओवरऑल रिजल्ट पर। अब आइए, मिनिमम टाइम कब चाहिए? मिनिमम टाइम कितना होगा जब वो क्रॉस कर जाए के ओ से बी पर पहुंच जाए? तो मिनिमम टाइम के लिए पहले टाइम का लिखते हैं हम, डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। मिनिमम टाइमिंग चाहिए हमको, ठीक है। तो मिनिमम ये देखिए टाइम रिलेट किससे कर रहा है, वी बी आर कॉस थीटा से। ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना कम टाइम लगेगा। यहाँ पर वी बी आर हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन थीटा तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। सो कॉस थीटा का वैल्यू अगर इस केस में 1 के बराबर हो जाए, इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, चूँकि मैक्सिमम वैल्यू ये 1 पर ही जाएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा, टी मिनिमम यानी मिनिमम टाइम जो रिक्वायर्ड होगा वो डी अपॉन वी बी आर। ठीक है, अब देख लीजिए आप ज़रा वहाँ मिलाकर, अगर थीटा बिल्कुल 0 हो जाए तो ये डिस्टेंस तो पहले ऐसे जा रहा था ना, अब डायरेक्ट फ्रॉम ओ से बी पहुंच जाएगा। देयरफॉर टी मिनिमम इज द width of the given river divided by velocity of boat with respect to river without any angle is 0 in that case. Okay, now हम लोग मिनिमम ड्रिफ्ट निकालना चाहते हैं। ओके, सो अब आ जाते हैं मिनिमम ड्रिफ्ट की तरफ। मिनिमम ड्रिफ्ट निकालने के लिए आप देख लीजिए, x को सबसे कम होना चाहिए। सबसे कम x कब होगा, ज़रा उस बात को भी देख लीजिए। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस मिटा दिया है, वहाँ पर अटैच कर देते हैं ये y और ये x। ओके, सो फॉर x टू बी मिनिमम, x टू बी मिनिमम क्या है, x अगर 0 ही हो जाए तो इससे मिनिमम क्या होगा इस केस में। ओके, x एकदम 0 हो जाए, सो x का वैल्यू कितना है हमारा, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, ओके, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, वी आर अपॉन वी बी आर। यानी अगर साइन थीटा वी आर अपॉन बी आर के बराबर हो जाए तो वो मिनिमम जो ये ड्रिफ्ट है उसका केस बन जाता है। यानी एंगल एक बार इसके रेशियो के हिसाब से हम निकाल लें तो हमारा ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाएगा। लेकिन अब एक मामला है यहाँ पर, उसको हमको क्लैरिफाई करना होगा। क्लैरिफाई क्या करना होगा, सबसे पहले तो एंगल लिख दें इन्वर्स के फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वी आर अपॉन वी बी आर। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इन्वर्स के फॉर्म में। अब सबसे पहले समझना होगा इस साइन थीटा को। साइन थीटा का वैल्यू जो है वो वेरी करता है फ्रॉम -1 to 1। कहाँ से कहाँ तक, साइन थीटा वेरीज बिटवीन 1 and -1। ये -1 वाला केस हमारा निगेटिव वाला केस नहीं हमको लेना है, वो वैलिड नहीं है। सो हम कितना सा ले सकते हैं, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1। ओके, सो ये इक्वल वाले भी इसको हमको चेक करना होगा
कि साइन थीटा इतने के बराबर है कि नहीं। चलिए अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करें, पहले वैल्यू रख लें। साइन थीटा कितना आया है, वी आर डिवाइडेड बाई वी बी आर, दैट इज लेस देन एन इक्वल टू 1। सो अगर आप देखें तो वी आर इज लेस देन एन इक्वल टू वी बी आर, लेकिन हमें ये इक्वल का जो है वो चेक करना पड़ेगा। इफ़ वी आर इज इक्वल टू वी बी आर, हम लिख दे रहे हैं यहाँ इफ़ वी आर इज इक्वल टू वी बी आर, तो उस केस में कितना हो जाएगा, साइन थीटा देख लीजिए कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जब साइन थीटा 1 के बराबर हो जाएगा तो आप चेक कर लें क्या वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, ओके क्या लिखा था अभी हमने, किधर चला गया, हाँ x के डायरेक्शन में वेलोसिटी, सॉरी वी बी एक्स इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, यही मैं चेक करना चाह रहा था, वो दिमाग से निकल रहा था। ओके सो इफ फॉर वी आर इज इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा 1 हो गया एंड वी आर के बदले में वी बी आर लिख ले रहे हैं, तो वी बी आर माइनस वी बी आर दैट इज 0, यानी x के डायरेक्शन में वेलोसिटी इस केस पर 0 हो गई, यानी फॉर दिस वी बी एक्स इज 0। और जब x के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ही नहीं होगी बोट की, तो बताइए हम अपने रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। देयरफॉर ये भी डिस्कार्ड हो गया, मतलब हम इक्वल का भी नहीं ले सकते हैं। ओके तो अब हमारे पास कौन सा बच गया, एक ही सिचुएशन बच गया है इस पूरे दिए हुए इसमें, वो ये है कि ये वी आर जो है वो लेस देन वी बी आर होना चाहिए, ओनली एंड ओनली हमारा x मिनिमम आ सकता है इन दैट केस। इज दैट क्लियर? बहुत सारी बारीक बातें हैं, उसको समझ लेना ज़रूरी होता है। देयरफॉर ऐसे भी देखिए ना, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर काफ़ी बढ़ जाए, बढ़ा दें हम लोग, तो रिवर ऐसे बहुत तेज़ भागने लगी और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कम है, तो क्या होगा कि ये पूरा फ्लो करके इधर ही चला जाएगा, टारगेट पे पहुंच भी नहीं पाएगा। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मस्ट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन था, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आइए शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बात करें, जो एस के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। सो अगर उस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा ओ ए बी को, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल वो आपको दिख रहा है। ओके सो उस राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा सा हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। सो ये हमारा क्या है, D है, ये हमारा X है और इसको हमने S माना हुआ है विद द एंगल थीटा। ओके देयरफॉर राइट एंगल ट्रायंगल में S इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। इज दैट क्लियर? सो दो केस है इसके अंदर, कब कब शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है। केस 1 है कि जब आप x को कम्प्लीटली ज़ीरो मान लेते हैं, यानी ड्रिफ्ट ज़ीरो है, तो उस केस में देख लीजिए s इज इक्वल टू रूट अंडर 0 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दैट इज s इज इक्वल टू d। और ये x ज़ीरो कब हो सकता है, जस्ट अभी आपने निकाल के देखा है, व्हेन साइन थीटा इज वी आर अपॉन वी बी आर एंड वी बी आर इज ग्रेटर देन वी आर, तब ये सिचुएशन आप पहुंच पाते हैं। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि आप ज़रा ध्यान से देखिए शॉर्टेस्ट पाथ को, तो s इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, d तो कांस्टेंट है, इसका मतलब x को मिनिमम होना पड़ेगा तभी ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। और x को मिनिमम होने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था x इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। सो फॉर x टू बी मिनिमम लिख रहा हूँ मैं यहाँ, फॉर x टू बी मिनिमम, ठीक है, कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, यानी थीटा के फॉर्मेट में तो है सारा, तो ये कितना हो जाए, इक्वल कर लीजिए 0 के, और वहाँ से एंगल निकालना पड़ेगा।
इट्स ऑलराइट। आइए अब हम लोग केस 2 को डिटेल करते हैं। सो वो चीज़ हमने लिख लिया है, अब यहाँ पर हम उसकी डिटेल करने जा रहे हैं। केस 2 की डिटेलिंग dx अपॉन डी थीटा। सो d अपॉन डी थीटा यानी डिफरेंशिएशन है, मैक्सिमम मिनिमम का केस आप एक तरह से डील कर रहे हैं। सो आप इसको लिख लीजिए d इंटू, मैं पहले d लिख रहा हूँ टैक्टिकली, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और इस पूरे को डिवाइड में लिख रहा हूँ वी बी आर कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये d कांस्टेंट है, d बाहर आ गया यानी विड्थ है, d बाहर चला जाएगा और वो डिनोमिनेटर में जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर अब आपके पास कितना बच गया है, d अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई वी बी आर कॉस थीटा। किस फॉर्मेट में आ गया है ये, ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 0। किस फॉर्मेट में आ गया है, ये आ गया है u अपॉन वी फंक्शन के केस में, d अपॉन डी थीटा u अपॉन वी। ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख लेते हैं, सेकेंड न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, फिर आप इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं न्यूमरेटर को, एंड सेकेंड वाले को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और डिवाइड जो है डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं। ये उसका फॉर्मेट है। जब आप इसको डील करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद वो आप करके देख लेंगे, दैट इज़ वी बी आर प्लस वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ अब जब आप इसको डील करेंगे तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी आर। देयरफॉर साइन थीटा इज हाउ मच, वी बी आर डिवाइडेड बाई वी आर। ओके, कौन सा केस आ गया, पीछे की तरह जाके डील करेंगे तो ये केस जो वो हमें क्या बता रहा है कि वी आर शुड बी ग्रेटर देन वी बी आर, इस दिए हुए फॉर्मूले के हिसाब से, साइन थीटा के हिसाब से और साइन के वैल्यू के हिसाब से। सो जब आप मिनिमम पॉसिबल पाथ निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, dx अपॉन डी थीटा निकाल रहे हैं, और वो हमें ये बता रहा है कि वी आर मस्ट बी ग्रेटर देन वी बी आर। सो ये हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी आर अपॉन वी आर आ गया। अब यहाँ से हमें x निकालना होगा, आइए x निकालते हैं, ये वैल्यू है आपका, x निकाल लेते हैं। x निकालने के लिए cos और साइन का वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। सो आपके पास साइन थीटा है, देयरफॉर दिस इज वी आर माइनस वी बी आर, साइन थीटा इज इटसेल्फ वी बी आर अपॉन वी आर, डी वी बी आर एज इट इज, and cos theta is equal to root under 1 minus sin square theta, that is equal to 1 minus v b r square divided by v r square। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसे, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करके मैं बता दे रहा हूँ। सो ये तो स्पून फीडिंग है, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बट थोड़ा सा मैं आपके लिए मेहनत कर दे रहा हूँ। ओके, वी आर स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी आर, एंड यहाँ कितना हो जाएगा, डी वी बी आर, और ये चला जाएगा वी आर यहाँ, और दिस इज वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर। ओके, ये वी आर से ये वी आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला पूरा मैं उसको अब यहाँ लिख रहा हूँ, ये सिचुएशन याद रखिएगा, साइन थीटा आपका कितना आया है। सो अब आप वहाँ से उसे लिख लीजिए यहाँ पर, x कितना आ गया, फिर से x इज इक्वल टू, इसको हम रूट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये वाला रूट और एक रूट इसका ख़त्म हो जाएगा, कितना बच जाएगा, वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर। वो आप होप कि आप आसानी से कर पाएंगे, इनटू डी अपॉन वी बी आर। ये फाइनल x का रिजल्ट आपका आ गया। अब इस x के रिजल्ट को इसमें आपको डाल देना है। कंडीशन याद रखिएगा कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर।
अब इसमें डाल दीजिए, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, एक्स स्क्वायर मतलब ये पूरा स्क्वायर एंड ये डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी बी आर स्क्वायर, और ये कितना वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर इंटू नॉट इंटू पहले यूज़ कर लिया है प्लस डी स्क्वायर। डी स्क्वायर बाहर निकल गया, दोनों में है इसलिए डी हो गया, रूट अंडर ये डिनोमिनेटर में है, यहाँ एक डी बाहर निकल जाने से +1 हो जाएगा, तो देयरफॉर दिस इज वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर प्लस वी बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी बी आर स्क्वायर। ओके, सो ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों स्क्वायर के टर्म में बच गया है, देयरफॉर ये कितना हो गया वी आर अपॉन वी बी आर। सो एस मिनिमम हो गया इस केस में, देख लीजिए डी इंटू वी आर यानी शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो गया, टोटल विड्थ मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इज दैट क्लियर नाउ? सो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया आपका इसके थ्रू। अब आप देखिए कि इसके लिए जो हमने जो तरीका निकाला था उसके हिसाब से वी आर मस्ट बी ग्रेटर देन वी बी आर होना चाहिए। ओके, कितना अजीब सा ये सिचुएशन पूरा आपके पास आ गया है। सो होप कि आप इन प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं और आसानी से आप शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह निकाल के देख सकते हैं। सो रिज़ल्ट कितना इंटरेस्टिंग आया है आप उसको देख लीजिए। सो ये पहले केस में था साइन थीटा इज इक्वल टू, जब x 0 लेकर बना रहे थे तो वहाँ पर क्या आया था आपको याद होगा, साइन थीटा जो इक्वल टू था वो वी आर अपॉन वी बी आर के बराबर था, और वी बी आर को ग्रेटर होना था वी आर से। नाउ ये सब तो केसेस हो गए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है उस सिचुएशन में कि कोई ऐसा मेरे जैसा बिल्कुल आलस्य वाला आदमी हो जो चाहता है कि डायरेक्ट हम अपोजिट बैंक पर ना जाएं, एकदम अपोजिट बैंक पर ना जाएं, डायरेक्ट अपोजिट बैंक पर ना जाएं। तो उस केस में क्या है, अच्छा ये जो रिवर और बोट का केस बता रहे हैं, तो क्या ये रिवर और बोट तक ही लिमिटेड होगा? नहीं, आप चाहें तो इसको जिस भी फॉर्मेट में जनरलाइज करना चाहते हैं, चाहे वो एरोप्लेन और विंड का केस हो या जो भी केस हो, उसमें आप जनरलाइज कर सकते हैं। सिर्फ आपको सिचुएशन को ध्यान में रखना होगा। अब कोई आदमी है मेरे जैसा लेज़ी जो एग्जैक्टली पॉइंट ओ से बी पर नहीं जाना चाहता है, वो अपना चाहता है कि हम चलते रहें, कहीं पहुंच जाएं, ठीक है। सो उस केस में मानकर चलिए कि थोड़ा सा हम इस सिचुएशन को और थोड़ा पर्टिकुलर बनाते हैं। मानकर चलिए कि वो यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचना चाहता है एग्जैक्टली उस पॉइंट पर, ओके, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर नहीं जाना चाहता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारी ये है, वो मूडी आदमी है और वो चाहता है कि बस चलते जाए, कभी तो ऐसे करके एग्जैक्टली वहाँ पर नहीं भी पहुँचेंगे, कहीं यहाँ चले आएंगे और वहाँ से उतर कर चले जाएंगे। सो ये ओ बी, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वी बी आर, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए था, वी बी, और ये क्या है, वी आर है। सो मानकर चलिए कि इस केस में ये सारे रूल्स जो है वो डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हॉरिजेंटल के साथ ये कुछ और एंगल बना रहा है और वी बी आर अपना जा रहा है, इसको हम मान लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें रेफरेंस लाइन के तौर पर जहाँ से शुरू किया है और जहाँ तक पहुँचना था उसी को मेन रेफरेंस लाइन मान लेना है हमें, ठीक है। कैसा है वो रेफरेंस लाइन, कुछ ऐसा है, ठीक है। इधर y मान लेते हैं, इधर x मान लेते हैं। सो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसको मेन रेफरेंस लाइन मान लें और इसके कंपोनेंट को ब्रेक कर लें x और y के अलोंग, और जो y का यानी इस रेफरेंस लाइन का परपेंडिकुलर जो होगा, यानी ये देखिए ये परपेंडिकुलर और इस केस में ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो आपस में उसको यूज़ कर लें आप, ठीक है। अब मैं करके दिखाता हूँ और वो ज़ीरो के बराबर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। अब आप आइए वी आर,
तो इधर ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए वी आर कॉस थीटा इस लाइन के अलोंग, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, वी आर साइन थीटा के लिए इस लाइन पर जब जाएगा तो। और ये वी बी आर आपने लिया हुआ है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ वी बी आर। तो ठीक है, ये कितना हो गया इस लाइन के अलोंग, वी बी आर कॉस फाई, ठीक है। और जब इस लाइन के परपेंडिकुलर इस पर देखिए तो ये कितना हो गया, वी बी आर साइन फाई। ओके, अब आप जानते हैं, यहीं लिख देते हैं हम कि वी बी इज इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर, यही है आपका। अब आप दोनों के कंपोनेंट को लिख लीजिए, वी बी आर के कंपोनेंट को लिख लीजिए। ये एक्सिस का है तो कितना हो गया, वी बी आर कॉस फाई आई, ओके, नॉट ब्रैकेट क्लोज मत कीजिए, प्लस वी बी आर दिस इज साइन फाई जे, प्लस वी आर का देखिए एक्स के डायरेक्शन में कितना है, वी आर कॉस थीटा है, वी आर कॉस थीटा आई, और ये नेगेटिव डायरेक्शन है देयरफॉर माइनस वी आर साइन थीटा जे। ओके, दोनों को आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट को एक साथ कर लीजिए, वी बी आर कॉस फाई एंड वी आर कॉस थीटा आई, ओके, प्लस वी बी आर साइन फाई माइनस वी आर साइन थीटा जे। तो हमने क्या कहा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी को मेन रेफरेंस लाइन मान लीजिए और उनके परपेंडिकुलर लाइन पर जो आएंगे जो भी कंपोनेंट वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन पर हमारा क्या है, यही है, इसका मतलब ये 0 के बराबर हो जाना चाहिए, यानी दोनों का सम कैंसिल आउट करने का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को इस तरह से कैंसिल आउट करता है कि उनका रिजल्ट 0 के बराबर होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी बी आर, दोनों साइन थीटा ही लिखा गया है, वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर साइन फाई है ये, ठीक है, क्लियर कर लीजिए, वो मिस्टेक है माइंड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन का, देयरफॉर दिस इज फाई। सो वी बी आर साइन फाई इज इक्वल टू वी आर साइन थीटा। ये रिजल्ट लेकर आप चलेंगे, आसानी से आप इस केस को सॉल्व कर सकते हैं कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पहुंचना है। तो क्या कीजिए, इनिशियल पॉइंट से उस पॉइंट को मैच कर लीजिए, उसको रेफरेंस लाइन मान लीजिए, वी बी आर के साथ एक एंगल, इस रेफरेंस लाइन के साथ एंगल, और वी आर का इस रेफरेंस लाइन के साथ एक एंगल, और दोनों का कंपोनेंट और उनका परपेंडिकुलर, किस पर परपेंडिकुलर, रेफरेंस लाइन पर जो परपेंडिकुलर है वो 0, उनका सम 0 के बराबर होना चाहिए। सो वो आपने कर लिया। अब इससे एक रिलेशन आ गया, इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ वैल्यू डालेंगे, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो क्या ये सिर्फ रिवर और बोट के केस में होता है? नहीं, ये बर्ड और विंड, एरोप्लेन और विंड और किसी भी केस में हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, एक को समझ लीजिए, बाकी आप सबको जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। सो इस सेकेंड वीडियो में रिलेटिव वेलोसिटी के इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने डील किया है। किसको लेकर डील किया था? बोट एंड रिवर को लेकर डील किया था। आप चाहें तो उसको दूसरे में भी लेकर आसानी से जा सकते हैं। सो नेक्स्ट जो भी छूटा हुआ कॉन्सेप्ट होगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग उस कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, यानी कोई कॉन्सेप्ट भी समझने में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी मुझे बताइए, मैं उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। और फीडबैक में मुझे जाकर बताइए कि और कौन से टॉपिक या कौन से कॉन्सेप्ट को मुझे डील करना चाहिए। बहुत बार होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट छूट जाता है जिसे डील नहीं कर पाता हूँ। सो उसको ज़रूर जाकर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही होगी। फिज़िक्स की ये जो एस्पेक्ट्स हैं, इसको पढ़ाने का ये तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक्स अ लॉट।